वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 18 करेंगे। पिछले दो वीडियोज़ में चैप्टर 16 और चैप्टर 17 भी कर लिया हम लोग ने। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन जो शायद मेरे को लगता है कि नहीं 2021 में आएंगे, और ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखने वाला हूँ। ह्यूमन फिजियो के बाद दूसरा कोई यूनिट लेंगे और फिर ये सीरीज़ वैसे ही चलता रहेगा गाइस। बस आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहना चाहिए। जल्दी से शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज़ नोन एज। प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते उसका फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। तो इसका आंसर सीरम है, ऑप्शन ए। तो उसका फॉर्मूला है प्लाज्मा, मतलब ये एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे पूछा सकता है। तो उसका आंसर हम लोग को लिखने गए प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। इसका आंसर आ गया ऑप्शन 1 सीरम। अगला क्वेश्चन। हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ डैश ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ डैश ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ऑप्शन देख लो, 10 to 12 ग्राम्स, 12 to 16 ग्राम्स, 15 to 20 ग्राम्स या 5 to 10 ग्राम्स। एनसीईआरटी निकालो, सेकंड पेज पर आंसर मिल जाएगा आपको। जल्दी से बताओ आंसर क्या है। क्या बी पक्का? 12 to 16 ग्राम्स। तो चलो मार्क कर देते इसको। आंसर आ जाएगा 12 to 16 ग्राम्स। तो आपको याद रखना है एवरी हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब क्या? जिधर वो डिस्ट्रॉयड आरबीसी होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयड वाले मतलब जो खराब हो गए वो आरबीसी, जिसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया है, वो डिस्ट्रक्शन किधर होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और ये सबको कॉमनली याद होना चाहिए अभी, स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और ये जो बोन मैरो है उधर आरबीसी बनते हैं, तो इसका ऑप्शन तो ये ऑल ऑफ द अबव भी चला गया और लीवर भी चला गया। तो आंसर आ जाएगा स्प्लीन। तो स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आपको याद रखना है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट ल्यूकोसाइट्स। तो पहली बात, ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स बताओ पहले। कितने? दो टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। तो आगे ग्रैनुलोसाइट्स बताना है और फिर अग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स कौन से? इओसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और फिर अग्रैनुलोसाइट्स है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। पर इसमें क्या पूछा? अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा गाइस इसका आंसर, क्योंकि ये टोटल कंट्रीब्यूट करता है 65 to 75% ऑफ टोटल WBC। तो ये टोटल टोटल होता है इसका 65 to 75% ऑफ टोटल WBC होता है। आपको याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट। तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 न्यूट्रोफिल्स। तो याद रख लेना आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। फॉरेन ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिक मूवमेंट। फैगोसाइटिक मूवमेंट मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स बाहर से बॉडी में आ रहा है और वो बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। तो वो डिस्ट्रक्शन का काम दो सेल्स करेंगे। तो ऑप्शन 1 and 3 आंसर है, और वो दो सेल्स का नाम है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 बोथ 1 and 3। तो ये इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बोथ आर फैगोसाइटिक फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ये दोनों फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो इसको याद रख लेना आप। इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बोथ डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटिक सेल्स। तो फैगोसाइटिक सेल्स इनको ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन। तो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स, तो इसमें थ्रोम्बोसाइट्स आ गया, मतलब वो तो आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी गया। और मेगाकैरियोसाइट्स, दिस आर द स्पेशल सेल्स जिस पे प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब ये भी चला गया। और ये फिब्रिन थ्रेड्स को एक्टिव फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करने वाला है, तो ये फिब्रिनोजन भी चला गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? मोनोसाइट्स आएगा इसका आंसर। मोनोसाइट डज नॉट इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। मोनोसाइट्स कुछ भी काम नहीं करेगा कोएगुलेशन में, तो इसका आंसर आ जाएगा मोनोसाइट्स। क्लॉटिंग फैक्टर का मेन काम करता है तो वो होता है फिब्रिनोजन, और वो उसको प्लेटलेट्स
या फिर थ्रोम्बोसाइट्स उसका नाम है, और वो स्पेशल सेल से बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स और स्पेशल सेल्स दैट मेक्स थ्रोम्बोसाइट्स। और फिब्रिनोजन क्या है, जो एक्टिव फिब्रिन को कन्वर्ट करेगा। तो आंसर आएगा मोनोसाइट्स, जो कोएगुलेशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। सो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन से हैं? एक तो ए एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा? सो अगर ये देखो, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें एंटीबॉडी होगा बी, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा, और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसमें तीनों एंटीबॉडी होंगे, ए बी और ए बी। तो ऐसा कौन सा है जिसमें एंटीबॉडी नहीं है? तो आंसर आएगा ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, बिकॉज एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो दोनों अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो अगर एंटीबॉडी आ जाता है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी का आंसर आ जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। और इसका और एक नाम है, ब्लड ग्रुप ए बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपेंट। यूनिवर्सल रेसिपेंट, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल रेसिपेंट। सो आपको ये भी याद रख लेना है, ये कोई भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट। और यूनिवर्सल डोनर जो है वो है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ये कोई भी ब्लड ग्रुप कोई भी हो, मतलब ए हो, बी हो या ए बी हो, इसमें हमेशा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो ये कोई भी ब्लड ग्रुप पर ब्लड दे सकता है गाइस। सो आपको याद रखना है, यूनिवर्सल रेसिपेंट ए बी है और यूनिवर्सल डोनर है वो ब्लड ग्रुप ओ है, और जिसमें एंटीबॉडी नहीं होते वो है ब्लड ग्रुप ए बी। विदाउट एंटीबॉडी है ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। अगली क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल केस ऑफ इनकम्पैक्टिबिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तो पहली बात तो ये आर एच क्या होता है? ये आर एच होता है, रिसस मंकीज में पाया जाता है ये आर एच फैक्टर। अगर वो सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर एच पॉजिटिव, और अगर वो एब्सेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर एच नेगेटिव। सो ऐसी एक केस है जिसमें ये जो ब्लड है वो फीटस और मदर में अगर एक हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो एक तो फीटस का डेथ हो सकता है, तो वो कंपैक्टिबल नहीं होते। सो उसका ऑप्शन आएगा जब आर एच नेगेटिव मदर रहेगा और आर एच पॉजिटिव फीटस रहेगा। सो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बिकॉज इसमें मदर नेगेटिव है और फीटस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये इनकम्पैक्टिबल है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को मारेंगे और फिर इसके एंटीजन मैच नहीं होने के कारण फीटल की डेथ हो सकती है, मतलब ये जो फीटस है वो मर जा सकता है पेट में। सो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो इसको याद रख लेना, ये रट्टा मार लेना। और इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। और इसमें सीवियर एनीमिया होता है फीटस को, मतलब बेबी को सीवियर एनीमिया होता है या फिर जॉन्डिस होता है, और इसकी वजह से वो मर जाता है। सो ये स्पेशल केस ऑफ इनकम्पैक्टिबिलिटी है, और वो है आर एच नेगेटिव मदर एंड आर एच पॉजिटिव फीटस। आपको याद रखना है वो। सो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग फैक्टर। तो क्लोटिंग फैक्टर में इंपॉर्टेंट रोल कौन सा आयन मेंटेन करेगा? तो इसमें 4 आयन दिए हुए, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो मैक्सिमम होता है कैल्शियम आयंस में होता है गाइस। सो इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम आयंस, बिकॉज Na प्लस कैल्शियम आयन Ca+ आयंस हैज द मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और ये थ्रोम्बोसाइट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम आयन। सो अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव द 3 चेम्बर्ड हार्ट। ये जो सब लोग को पता है, हार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड एंड 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड और 2 चेम्बर्ड। 2 चेम्बर्ड हार्ट में क्या था? एक वेंट्रिकल। 2 चेम्बर्ड हार्ट में क्या था? 2 चेम्बर्ड, एक वेंट्रिकल, एक आर्ट्रिया। 3 चेम्बर्ड में 3 चेम्बर्ड में क्या था? 2 आर्ट्रिया, एक वेंट्रिकल। 4 चेम्बर्ड में क्या है? 2 आर्ट्रिया, 2 वेंट्रिकल। सो इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट पूछा हुआ है, पर इसमें एक्सेप्शन पूछा हुआ है। तो स्नेक, फ्रॉग और लिजर्ड में 3 चेम्बर्ड होता है, पर एक्सेप्शन जो है क्रोकोडाइल, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है गाइस। इसमें एक्सेप्शन है, इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल। मतलब इसमें कौन सा सर्कुलेशन होगा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सो ये जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है इसमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, बट एक्सेप्शन की वजह से क्रोकोडाइल में होगा कंप्लीट
डबल कंप्लीट सर्कुलेशन, मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सो अब इसमें पूछा है पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो पेस मेकर का काम क्या होता है, जो हार्ट का रेगुलेशन है हार्ट बीट का, उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने में इसका काम आता है। और ये जो होता है उसका काम हार्ट बीट मेजर करने में आता है। सो अगर आपका हार्ट अगर तो काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे एक छोटा सा मशीन बिठाया जाता है आप लोग के बॉडी में, और उसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। और ये कॉमनली एसए नोड होता है, तो एसए नोड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेस मेकर। एसए नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था एग्जाम में, आपको याद रखना है 2016 में भी आया था, और पहले उसके पहले बहुत पहले 2008 में ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। सो आपको याद रखना है एसए नोड इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। एसए नोड इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज, सबको याद है ये, इधर ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ऐसे मेरे को लग रहा है। सो फिर भी पढ़ लेते, थ्रोम्बोसिस नहीं, हीमोलाइसिस नहीं, हीमोफीलिया बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इसका आंसर आ जाएगा। ल्यूकेमिया इज द आंसर फॉर ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। सो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल ओनली सिस्टोल। तो वेंट्रिकल डायस्टोल नहीं होता है गाइज, याद रखना आपको। और ये जो एवरेज कार्डियक साइकिल है ये 0.8 सेकेंड्स का होता है। एवरेज कार्डियक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकंड का, आपको याद रखना है। उसमें 3 पार्ट्स है, वो आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, और वो डिवाइडेड है 0.1, 0.3 और 0.4 ऐसे फॉर्म में ये डिवाइडेड है। सो आपको याद रखना है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स गाइस। आगे देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक अमाउंट में 1 मिनट में जो वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करेगा पूरे बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और वो कितना होता है तो वो पूछा गया है। तो वो होता है 70 ml गाइज। ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट passes 70 ml ऑफ ब्लड टू द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स को कितना 70 ml ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से मिलता है पर मिनट। तो टोटल ब्लड कितना है हम लोग के बॉडी में, 5 लीटर्स। 5 लीटर्स है तो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 70 ml। और फिर कार्डियक साइकिल, मतलब कार्डियक साइकिल 72 टाइम्स। कार्डियक साइकिल मतलब एक कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकंड लग रहा है, तो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स होते हैं, मतलब 0.8 इंटू 72। इसका कैलकुलेशन अगर करोगे तो वो आ जाएगा 5040 ml एंड अप्रोक्सीमेटली इसको लेते हैं हम लोग 5 लीटर्स। तो व्हाट इज द स्ट्रोक अमाउंट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, द स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट होता है 70 ml गाइस, 70 ml होता है। सो आगे बढ़ते हैं, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया जिसमें हाई होगा, सो ये याद रखना आपको, इसका आंसर आ जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में यूरिया होता है। और ये जो इसका रीज़न क्या है, हेपेटिक पोर्टल में हाई अमाउंट ऑफ यूरिया होने के ये वजह है कि ये लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, कनेक्टेड फ्रॉम लीवर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसका आंसर आ गया हेपेटिक पोर्टल वेन, आपको ये याद रख लेना है गाइस। सो आगे देखते हैं, आगे क्या है। थैंक यू गाइस, अगर आपका ये वीडियो अभी तो ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसका दोनों का चैनल का नाम है बायोलॉजी विद मेडिको, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में चैप्टर 16 जो मैंने पिछले 2 वीडियो में पढ़ाया था, और चैप्टर 17 जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट में बताना अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो, और जितना हो सके उतना इसको शेयर कर देना गाइस। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी भी जल्दी से बेल आइकॉन दबा दो, मतलब आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। एंड ऑल दी बेस्ट।